वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। पेज नंबर 157, क्वेश्चन 1। यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि के 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक लक्षण ए है और एक बी है, जिसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। किसी पॉपुलेशन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली पॉपुलेशन में 10% लोगों में लक्षण ए पाया जाता है और 60% लोगों में लक्षण बी पाया जाता है। तो हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पहले उत्पन्न हुआ होगा। अलैंगिक जनन में जनन करने वाली कोशिका रासायनिक क्रियाओं द्वारा अपने डीएनए की प्रतिकृति करती है। जब डीएनए पूरी तरह पेरेंट या डीएनए के समान नहीं हो पाता तो विभिन्नता आती है। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं धीरे धीरे तथा कम आती हैं। यदि कोई लक्षण 10% सदस्यों में पाया जाता है तो वह अभी अभी अर्थात नया आया है। अतः स्पष्ट है कि लक्षण बी उसी पॉपुलेशन के 60% सदस्यों में पाया जाता है। अतः लक्षण बी पहले उत्पन्न हुआ होगा, अर्थात लक्षण बी लक्षण ए से पहले उत्पन्न हुआ होगा। सेकेंड क्वेश्चन, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी जाति का अस्तित्व बढ़ जाता है, क्योंकि उस जाति के जीवों में प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूलन की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी शीतोष्ण जल में पाई जाने वाली समष्टि अर्थात पॉपुलेशन के जीवाणुओं को अधिक ताप का वातावरण मिले तो अधिकतर जीवाणु मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्त ही जीवित रह पाते हैं तथा वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए उपयोगी होती हैं। पेज नंबर 161, फर्स्ट क्वेश्चन। मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। मेंडल ने कैपिटल टी गैमेट वाले शुद्ध लंबे पौधे तथा स्मॉल टी गैमेट वाले शुद्ध बोने पौधे मटर के पौधों में क्रॉस कराया, तो F1 पीढ़ी में उत्पन्न पौधों को उगाने पर सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए। मेंडल ने पाया कि F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे लंबे थे। उन्होंने जब F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का स्वपरागण कराया तो उन्होंने पाया कि F2 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे नहीं थे, 1/4 पौधे बोने थे। इस प्रयोग से निष्कर्ष निकला कि F2 पीढ़ी में सभी पौधे विशुद्ध नहीं थे, परंतु सभी पौधे लंबे थे, क्योंकि लंबा होने का लक्षण कैपिटल टी बोने लक्षण स्मॉल टी पर प्रभावी था। इस प्रकार F1 पीढ़ी में लंबा होने का लक्षण प्रभावी व बोना होने का लक्षण अप्रभावी था। स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है उसमें क्रॉस कराएंगे, जिससे ये और अधिक क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मेंडल ने कैपिटल टी वाले शुद्ध लंबे पौधे लिए और इनके बीच में क्रॉस कराया, और स्मॉल टी वाले शुद्ध बोने पौधे इनके बीच में पर परागण कराया, जिसके दौरान हमको कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये भी हाइब्रिड, फिर ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी हाइब्रिड, ये कैपिटल टी एंड ये स्मॉल टी, ऐसा हमको हाइब्रिड मिला। लेकिन उन्होंने जब पाया कि स्मॉल टी साथ में था क्रॉस कराने के बाद, तब भी सारे पौधे कैसे मिले थे हमको, लंबे मिले थे। ये कौन सी पीढ़ी कहलाएगी, ये थी F1 पीढ़ी। पहला क्रॉस था पर परागण द्वारा, इसलिए ये पीढ़ी F1 पीढ़ी कहलाई। अब इस पीढ़ी के दौरान बने कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इनमें क्या कराया गया, स्वपरागण कराया गया। तो पौधे हमको कैसे मिलेंगे, ये कैपिटल टी, तो यहाँ कैसा बनेगा संयोजन, कैपिटल टी टाइप का।
फिर ये स्मॉल टी एन ये कैपिटल टी। तो ये कैसा संयोजन मिला हमको? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्मॉल टी कैपिटल टी ये संयोजन भी हमको हाइब्रिड मिला। देन स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये हमको दोनों संयोजन कैसे मिले? स्मॉल टी वाले। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, तो इसमें 1/4 पौधे हमको शुद्ध लंबे प्राप्त हुए, 1/4 पौधे हमको शुद्ध बोने प्राप्त हुए, और बाकी के जो बचे थे वे हमको कैसे प्राप्त हुए? हाइब्रिड लंबे। ये थे शुद्ध लंबे, ये संकरित लंबे, और ये शुद्ध बोने। तो इस प्रयोग द्वारा हमको ये स्पष्ट हो गया कि जो लंबे होने का गुण कैपिटल टी था वो बोने होने के गुण स्मॉल टी पर प्रभावी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? मतलब लक्षण, अलग अलग प्रकार के लक्षण एक पीढ़ी में से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से वंशानुगत होते हैं? मेंडल ने विभिन्न लक्षणों की स्वतंत्र वंशानुगति को समझाने के लिए 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया। अपने इस प्रयोग के लिए उन्होंने हरे, गोल व पीले झुर्रीदार मटर के पौधों में द्विसंकर क्रॉस कराया। F1 पीढ़ी में पीले और गोल बीज ही प्राप्त हुए, अतः पीला व गोल बीज प्रभावी लक्षण था। स्टूडेंट्स, मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझाने के लिए द्विसंकर क्रॉस कराया। द्विसंकर क्रॉस माने 2 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए जब क्रॉस कराया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने पहले लिए आर आर वाई वाई कॉम्बिनेशन, माने कैपिटल आर स्मॉल वाई, जहाँ पर जो कैपिटल आर है वो गोल आकार और स्मॉल वाई हरे रंग के लिए उत्तरदायी है। इसका क्रॉस झुर्रीदार, माने स्मॉल आर किसके लिए उत्तरदायी है? झुर्रीदार के लिए, माने झुर्रीदार जो होंगे बीज वो होंगे, और कैपिटल वाई पीले रंग के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रकार से 2 विपरीत लक्षण लेकर इन्होंने क्रॉस कराया। तो जो F1 पीढ़ी है, इस पीढ़ी के दौरान हमको जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का मिलेगा, अर्थात सारे बीज कैसे होंगे? गोल और पीले। तो F1 पीढ़ी में हमको जो भी कॉम्बिनेशन मिलता है उसमें जो लक्षण हमको परिलक्षित होते हैं वे लक्षण प्रभावी होते हैं। तो यहाँ पर गोल माने कैपिटल आर जहाँ भी होगा वो सारे बीज कैसे होंगे? गोल होंगे, और कैपिटल वाई जहाँ भी होगा वो सारे बीज पीले होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन कैपिटल आर और कैपिटल वाई जहाँ भी स्थित होगा वे हमको गोल और पीले ही मिलेंगे। जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया F2 पीढ़ी। और क्या कराया गया? स्वपरागण। तो इस दौरान हमको अलग अलग कॉम्बिनेशन मिले। एक कॉम्बिनेशन मिला कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक कॉम्बिनेशन मिला कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक कॉम्बिनेशन मिला स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक कॉम्बिनेशन मिला हमको स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम ऐसा ही कॉम्बिनेशन हमको यहाँ लेकर चलना पड़ेगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये चेकर बोर्ड के द्वारा इसको प्रूफ कर देंगे कि जो भी लक्षण होते हैं वो
स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं। इसको शतरंज पट्ट विधि या चेकरबोर्ड कहा जाता है। फ्रेंड्स ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई मिला, अर्थात ये कैसे होंगे, गोल और पीले बीज। सेकंड हम देखें इसी रो में तो कैपिटल आर, कैपिटल आर दोनों उपस्थित हैं या एक भी उपस्थित है तो बीज कैसा होगा, गोल, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो हमको ये मालूम है कि कैपिटल वाई किसके लिए उत्तरदायी है, पीले रंग के लिए, तो ये भी गोल और पीला प्राप्त होगा। फिर है हमारा कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो अर्थात कैपिटल आर यहाँ पर है तो कैपिटल आर प्रभावी होगा तो कैसा होगा, गोल होगा। कैपिटल वाई तो बीज कैसा होगा, पीले रंग का होगा। लास्ट वाला कॉम्बिनेशन देखें हम, कैपिटल आर स्मॉल आर, अर्थात कैसा होगा, बीज गोल होगा, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई अर्थात बीज कैसे रंग का होगा, पीले रंग का। तो सभी कॉम्बिनेशन में हमको कैसे बीज मिले, गोल और पीले। नेक्स्ट देखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर भी हमको कैपिटल आर है तो गोल है, और वाई कैपिटल उपस्थित है तो ये भी पीले होंगे। सेकंड कॉम्बिनेशन कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ ध्यान से देखें जो कैपिटल आर है वो किसके लिए उत्तरदायी है, गोल के लिए, और जो स्मॉल वाई है वो किसके लिए उत्तरदायी होगा, हरे रंग के लिए। तो यहाँ हमको कैसा कॉम्बिनेशन, कैसा बीज प्राप्त होगा, गोल और हरा। नेक्स्ट है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब यहाँ पर कैपिटल आर उपस्थित है तो बीज कैसा है, गोल है, और कैपिटल वाई भी उपस्थित है तो कैसा है, पीला है। अब यहाँ फिर से ध्यान से देखें कैपिटल आर और स्मॉल आर, बीज कैसा है, गोल, क्योंकि कैपिटल आर प्रभावी है, और स्मॉल वाई तो ये बीज भी हमको कैसा प्राप्त हुआ, गोल और हरा। आगे देखें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, अब यहाँ पर कैपिटल आर है तो ये कैसा बीज है, गोल है, और कैपिटल वाई है तो ये बीज कैसा है, पीला है। फिर देखें हम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसा मिला हमको, गोल और पीला। अब देखेंगे स्मॉल आर, जहाँ दोनों स्मॉल आर आ गए तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, झुर्रीदार, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब कैपिटल वाई है तो कौन सा रंग प्रभावी होगा, पीला, तो झुर्रीदार मिला, लेकिन कलर कैसा मिला हमको, पीला मिला। स्मॉल आर ये हो जाएगा झुर्रीदार, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब यहाँ पर कैपिटल वाई उपस्थित है तो कौन सा रंग प्रभावी हुआ, पीला रंग। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल आर है तो ये कैसा है, गोल है, और कैपिटल वाई है तो ये कैसा है, पीला है। यहाँ देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब गोल, कैपिटल आर प्रभावी होगा, गोल आकार, और स्मॉल वाई तो कलर कैसा हो जाएगा, हरा। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स तो स्मॉल आर तो ये कैसा हो गया, स्मॉल आर दोनों हैं तो झुर्रीदार, और जो वाई है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई किसके लिए उत्तरदायी है, पीले रंग के लिए, और पीला रंग प्रभावी है इसलिए हमको पीला ही लिखना रहेगा इसको। स्मॉल आर स्मॉल वाई तो स्मॉल आर किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, झुर्रीदार के लिए, और स्मॉल वाई हरे के लिए। तो स्टूडेंट्स हम ये देखें तो गोल, पीला, गोल, हरा, झुर्रीदार, पीला और झुर्रीदार, हरा, ये कॉम्बिनेशंस हमको प्राप्त हुए। अब हम इस चेकर बोर्ड में यदि काउंट करें तो हम ये पहले देखेंगे गोल और पीले को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतने कॉम्बिनेशन हमको गोल और पीले प्राप्त हुए। तो कितने हो गए, 9। अब देखेंगे गोल और हरे को, तो गोल और हरे में 1 2 3 कॉम्बिनेशन प्राप्त हुए।
फिर देखेंगे झुर्रीदार और पीला, तो झुर्रीदार और पीला 1, 2 और 3 कॉम्बिनेशन प्राप्त हुए। और फिर देखेंगे हम झुर्रीदार और हरा, तो 1 कॉम्बिनेशन हमको प्राप्त हुआ। तो जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता है वह बोलता है कि इसमें हमको अनुपात मिलेगा कैसा, 9:3:3:1। ये स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की पुष्टि करता है। मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है ये इसकी पुष्टि करता है। और ये जो हमने विधि देखी ये शतरंज पट्ट विधि या चेकरबोर्ड विधि कहलाती है। मेंडल ने F1 पीढ़ी में उत्पन्न संतति में स्वपरागण कराया, तो F2 पीढ़ी में गोल पीले 9 बीज, गोल हरे 3 बीज, झुर्रीदार पीले 3 बीज, झुर्रीदार हरे 1 बीज, अर्थात बीजों का अनुपात 9:3:3:1 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग O है से विवाह करता है, उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग O है, क्या यह सूचना पर्याप्त है? यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग A अथवा O प्रभावी लक्षण है, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। नहीं, यह नहीं बताया जा सकता कि रक्त समूह A या O में से कौन सा प्रभावी होगा, क्योंकि सूचना अपर्याप्त है। इसमें सभी संततियों के रक्त समूह की जानकारी नहीं दी गई है। रक्त समूह A जीनोटिपिकली कैपिटल A या कैपिटल AO हो सकता है, अतः निष्कर्ष निकालने के लिए सूचना अपर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? मनुष्य में 2 लिंग पाए जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है? मानव में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़े में यदि हम देखें तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और संख्यात्मक रूप से देखें तो 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें 22 जोड़े गुणसूत्र मेल एवं फीमेल में एक जैसे होते हैं। नर हो या मादा सभी में 22 जोड़े गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, परंतु 23वां जोड़ा मेल में XY के रूप में तथा फीमेल में XX के रूप में पाया जाता है। नर के 23वें जोड़े का बाह्य गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। नर में पाए जाने वाले अर्थात मेल में पाए जाने वाले गुणसूत्र का जोड़ा परिपूर्ण नहीं होता। इसमें एक गुणसूत्र X सामान्य आकार का व दूसरा गुणसूत्र Y छोटे आकार का होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझने के लिए हम एक रेखा चित्र बनाएंगे जिससे ये बहुत अधिक स्पष्ट हो जाता है। जो इसमें फीमेल होती है उसमें XX टाइप का क्रोमोसोम पाया जाता है और मेल में XY। यहाँ पर हम देखेंगे ये XY अर्थात ये कैसा है, मेल है, अर्थात ये कैसा है, नर है, और फीमेल में होते हैं XX अर्थात ये है मादा। जब X क्रोमोसोम से मिलता है तो XX कॉम्बिनेशन प्राप्त होता है। जब Y क्रोमोसोम X क्रोमोसोम से मिलता है तो XY कॉम्बिनेशन प्राप्त होता है। जब X क्रोमोसोम ये वाले X क्रोमोसोम से मिलेगा तो XX कॉम्बिनेशन प्राप्त होगा। जब ये Y क्रोमोसोम इस X क्रोमोसोम से मिलेगा तो XY कॉम्बिनेशन प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स हमको मालूम है जो XX होते हैं, यहाँ पर हमको 2 कॉम्बिनेशन X से X के मिले तो XX अर्थात पुत्री की संभावना 50% रहती है और XY अर्थात पुत्र की संभावना भी 50% रहती है, क्योंकि ये जो XY हैं ये किसके लिए उत्तरदायी हैं, पुत्र के लिए, और ये जो XX हैं ये किसके लिए उत्तरदायी हैं, पुत्री के लिए। तो मनुष्य में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो 50% चांसेस मेल या पुत्र संतान होने के होते हैं और 50% चांसेस फीमेल अर्थात पुत्री संतान होने के होते हैं। और मेल संतान या फीमेल संतान है इसके लिए जो मनुष्य में मेल अर्थात नर का
23वां जोड़ा ही जिम्मेदार होता है। मनुष्य के लिंग निर्धारण में मादा का कोई रोल नहीं होता, उसके लिए नर या मेल ही जिम्मेदार होता है। उपरोक्त रेखा चित्र से पता चलता है कि मनुष्य में 50% पुत्री व 50% पुत्र संतान उत्पन्न होने की संभावना रहती है तथा मेल का 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। पेज नंबर 165। वे कौन से विभिन्नताएं हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है? निम्न विधियों द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। प्राकृतिक चयन, इसके अनुसार उत्तरजीविता प्राप्त करने वाले जीव ही जीवित रह पाते हैं। दूसरा, अनुवांशिक प्रवाह, इसमें लक्षणों का निर्धारण जीन्स द्वारा होता है जो कि समष्टि में विशेष में समान होते हैं। विशेष समष्टि में ये समान रूप से पाए जाते हैं। क्या चीज़ समान रूप से पाई जाएगी? जीन्स। एक विशेष पॉपुलेशन के जीन्स विशेष प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन, एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, क्यों? उपार्जित लक्षण अर्जित करने में कायिक कोशिकाओं के ऊतक भाग लेते हैं। कायिक कोशिकाएं अर्थात सोमेटिक सेल्स, जो कि जनन में भाग नहीं लेते। इसलिए एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघों की संख्या में कमी आनुवांशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? बाघों की संख्या में कमी आनुवांशिकता की दृष्टि से चिंता का विषय है क्योंकि विभिन्नताओं के लिए बहुत ही कम जीव उपलब्ध होंगे। आशा है कि जब बाघ प्रजनन करेंगे विभिन्नताएं उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम होगी, अर्थात जब अधिक विभिन्नता के लिए अधिक पॉपुलेशन की आवश्यकता होती है। जब बाघों की पॉपुलेशन ही कम बचेगी तो उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होने की संभावना भी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 166। वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक होते हैं? प्राकृतिक चयन, आनुवांशिक प्रवाह, उपार्जित लक्षण आदि नई जाति के उद्भव में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? क्यों या क्यों नहीं? पौधे स्वपरागण करते हैं जिसमें परागकण पुंकेसर से उसी फूल के जिसमें परागकण वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जिससे स्पष्ट है कि भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण नहीं हो सकता। अर्थात स्वपरागण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उसी फूल के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर या उस पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो इसके लिए भौगोलिक जो पृथक्करण है वो जाति उद्भव का प्रमुख कारण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों के जाति उद्भव का प्रमुख कारक हो सकता है? क्यों या क्यों नहीं? भौगोलिक पृथक्करण जाति के समष्टि के बीच जीन प्रवाह को रोकता है। अलैंगिक जनन में सामान्यतः एक ही जीव भाग लेता है। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं तभी उत्पन्न होती हैं जब डीएनए प्रतिकृतिकरण पूर्णतः जनक डीएनए के समान नहीं होता। अतः अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव में जाति के उद्भव को भौगोलिक पृथक्करण नहीं रोक सकता। अर्थात भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण नहीं होता है। भौगोलिक पृथक्करण से आशय होता है कि जो पृथ्वी है उसकी संरचना, कहीं पर पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं मैदान है, तो जब दो मैदानों के बीच में एक पहाड़ या नदी आ जाती है तो मैदानी इलाके अलग अलग हो जाते हैं, जिससे कि भौगोलिक पृथक्करण होता है। या दो पहाड़ों के बीच में कोई मैदान आ जाए तो भी ये भौगोलिक पृथक्करण का एक उदाहरण होता है। पेज नंबर 171। उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम दो स्पीशीज के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। उत्तर, डायनासोर एवं पक्षियों दोनों में ही पंख पाए जाते थे, जो यह बताता है कि डायनासोर व पक्षी एक दूसरे से संबंधित हैं। डायनासोर में पंख उड़ने का कार्य नहीं करते थे, परंतु वह गर्म रक्त वाले जीव थे, अतः इनमें पंख
ठंडे मौसम में ऊष्मरोधन के लिए विकसित हुए होंगे, अर्थात ऊष्मा को रोकने के लिए विकसित हुए थे। धीरे धीरे कालांतर में समय के साथ कुछ डायनासोर उड़ते भी होंगे, परंतु डायनासोर में पंख मौसम संबंधी ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे, न कि उड़ने के लिए। परंतु पक्षियों में पंख ऊष्मारोधन के साथ साथ उड़ने का भी कार्य करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि पक्षी बहुत निकटता से सरीसृप अर्थात डायनासोर से संबंधित हैं। आर्क्योप्टेरिक्स को सरीसृप एवं पक्षियों के बीच की कड़ी माना जाता है। सरीसृप अर्थात जिसके अंदर रेंगने वाले जीव आते हैं, तो डायनासोर सरीसृप प्राणी है और आर्क्योप्टेरिक्स एक ऐसा जीव है जो सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी माना जाता है। अर्थात जो पक्षियों का उद्भव हुआ वो डायनासोर की जो जाति है उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होने के कारण हुआ। क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों या क्यों नहीं? तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे उत्पत्ति में समान नहीं हैं, वे कार्य की दृष्टि से ही समान हैं। समजात अंग वे अंग होते हैं जो कार्य की दृष्टि में एक जैसे होते हैं, परंतु उनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है, अर्थात एक जैसे कार्य करने वाले अंग समजात अंग कहलाते हैं। जीवाश्म क्या है? वे जैव विकास के प्रक्रम में के विषय में क्या दर्शाते हैं? जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। मृत जीव या उसका कोई अवशेष पूर्णतः अपघटित नहीं हो पाता और कठोर कंकाल बना लेता है, जिससे उसके शरीर की आकृति की छाप सुरक्षित रह जाती है। कई वर्षों तक वह मिट्टी में या तालाबों के तलछटी में दबा रहता है, जीवाश्म कहलाता है। जीवाश्म जैव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फॉसिल डेटिंग में जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। अतः इस प्रकार से पूर्व में पाए जाने वाले जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पेज नंबर 173। क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग, रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं? एक जाति जीवों का समूह होती है जिनमें अंतः प्रजनन हो सकता है तथा जो अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं और जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। आकृति, आकार, त्वचा का रंग आदि विभिन्नता मानव में दिखाई देती है। ये लक्षण आनुवांशिक होते हैं तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा भी प्रभावित होते हैं। विभिन्नताओं के होते हुए भी सभी मानवों में बहुत सी समानताएं होती हैं। इन समानताओं के आधार पर उन्हें एक ही जाति में रखा गया है। तो रंग, रूप, आकार में विभिन्नता होने के बावजूद भी मनुष्य में जीव जितने भी समूह हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वे सभी एक ही स्पीशीज होमो सेपियंस के सदस्य हैं, क्योंकि इतनी विभिन्नताओं के बाद भी उनमें आंतरिक रूप से कई समानताएं हैं। जैसे सभी मानव में 46 गुणसूत्र अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्रों का होना और बाकी की अंग और आकृतियों का पाया जाना। विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। विकास द्वारा यह नहीं कहा जा सकता कि किस जीव की आकार की उत्तम है, माने बाहरी आकार किस जीव का उत्तम है, यह विकास द्वारा नहीं बताया जा सकता। विकासीय क्रम में सरल जीव से जटिल जीव की ओर क्रमशः विकास हुआ, पर यह नहीं कहा जा सकता कि सरल संरचना वाला जीव अधूरा है या पूर्णतः अभिकल्पित नहीं है। बैक्टीरिया शारीरिक सरल संरचना वाला जीव है। यह सभी जगह गर्म झीलों, समुद्रों, जल तथा ठंडे प्रदेशों में भी पाया जाता है, जबकि अन्य कोई जटिल संरचना वाला जीव इस प्रकार की विशेषताएं नहीं दिखाता। अतः जीवाणु, मकड़ी, मछली आदि सभी विकासीय क्रम की अलग अलग शाखाएं हैं तथा सभी का शारीरिक अभिकल्प उनकी जाति के अनुसार उत्तम है। मतलब हम किसी भी जीव जैसे जीवाणु, मकड़ी और मछली की ही बात करें तो इनके शरीर को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि हाँ मकड़ी का शरीर उत्तम है या मछली का शरीर उत्तम है, ऐसा नहीं कह सकते। ये अपने अपने जो जिस एरिया में रहती हैं या जिस एटमॉस्फेयर में रहती हैं उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से इनका शरीर अच्छा है और उस हिसाब से ये
कार्य कर रहा है, क्योंकि भले ही मनुष्य कितने ही अच्छे उच्च कोटि के शारीरिक अभिकल्प वाला जीव है, लेकिन वह एकदम गर्म पानी या एकदम ठंडे पानी में नहीं रह सकता। वो एक नियत सहत वातावरण में ही रह पाता है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि उच्च अभिकल्प वाला जीव ही उत्तम है, उच्च शारीरिक अभिकल्प वाला जीव ही उत्तम है या मकड़ी उत्तम नहीं है। सभी अपने अपने वातावरण और एटमॉस्फेयर के अनुसार, अपनी जाति के अनुसार उत्तम होते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हुए होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।